नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और जो तस्वीरें आपने देखी, जो दृश्य आपने देखे, वो आपकी जिंदगी में भी होते हैं। आपकी जिंदगी में भी ये सिर दर्द, ये तनाव, ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये हाइपरटेंशन, ये शब्द आम हो चुके हैं। एक शेर याद आता है, अब क्यों दर्द सर कीजिए, बात हो तो मुख्तसर कीजिए। और कुछ इसी शेर की तरह जिंदगी में भी तनाव और अवसाद बहुत बढ़ गए। अवसाद मतलब डिप्रेशन, जैसा मैंने आपको कहा। और हमें इनके साथ जैसे एक जीने की आदत सी पड़ गई है। यूं कह लीजिए कि कुछ चीजें जब एक लंबे वक्त तक हमारे दामन से जुड़ जाती हैं तो वो कब बीमारी बन जाती हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। अक्सर दुनिया भर की सरदर्दी लिए आपका सिर दर्द से हमेशा फटा रहता है। आप एक पेन किलर लेते हैं, सर की थोड़ी मालिश करवाते हैं, थोड़ी नींद लेते हैं और इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बार बार आपकी जिंदगी में लौट कर आता है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस सिर दर्द को आप एक मामूली परेशानी समझकर इग्नोर करते आए हैं, वो किसी बड़ी बीमारी का गेटवे भी हो सकता है। हम आज बात कर रहे हैं सिर दर्द, जिसे हम हेडेक अक्सर कहते हैं। हम कहते हैं ना कि साहब मुझे बड़ा हेडेक हो रहा है। ये हेडेक दिल, दिमाग या यूं कहें हमारे शरीर के हर हिस्से को एक गंभीर बीमारी की ओर ले जाता है। ब्रेन स्ट्रोक नाम सुना होगा, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ये तमाम बीमारियां जो हैं उसका गेटवे, जैसे मैंने कहा, ये सिरदर्द ही है। इसीलिए सिरदर्द को मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज करना, उसकी अनदेखी करना बड़ी लापरवाही साबित होता है और इसके परिणाम अक्सर गंभीर होते हैं। तो आज इस खास पेशकश में हम इस छोटी परेशानी के बड़े संकेतों, बड़े प्रभावों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी स्टडीज आई हैं और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो जरा परिचय हम करा दें अपने खास मेहमानों का। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ हैं जानी मानी योग गुरु मानसी गुलाटी। मानसी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल चौधरी, आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं एनएच जयपुर में। डॉक्टर निखिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर तरुण माथुर हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पारस हेल्थ में उदयपुर में। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आपका भी। और सभी को इस चर्चा में मैं शामिल करूं, और बहुत सी चीज़ों की पृष्ठभूमि मैंने इस चर्चा में बनाई, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात की चिंता होती है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि ये सिरदर्द कब आपके लिए मुसीबत बन जाता है। और जो स्टडी सामने आई है, डॉक्टर निखिल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। ये स्टडी कहती है तनाव, उसकी वजह से सिरदर्द, इसकी लगातार इसका बने रहना, इसका बार बार होना, फिर ये धीरे धीरे हमें माइग्रेन या बाकी गंभीर बीमारियों की ओर ले जाता है। और सबसे बड़ी वजह हाइपरटेंशन। हमको लगातार होने वाला ये सर दर्द जिस वजह से है वो हाइपरटेंशन है। और ये जाहिर सी बात है दिल से जुड़ी बीमारियों और दिल की कमजोरी की ओर संकेत करता है। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल ये पूरा कनेक्शन है क्या? क्या वाकई सिर दर्द इतना घातक हो सकता है कि वो हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियों की तरफ ले जाएगा? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बेसिकली क्या है कि आपने बात की सरदर्द की, तो एक बहुत कॉमन सिनेरियो है जिसमें हम कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो एक साइलेंट किलर है। सो साइलेंट किलर का मतलब कि ये चलते चलते या फिर हंसते खेलते भी मार देता है। तो ये बहुत ही एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ब्लड प्रेशर का कोई ना कोई लक्षण आएगा। जब तक सरदर्द शुरू होता है तब तक ये बीपी जो है वो हमारा 150 90 या उससे भी ज्यादा होता है। तो जो बिल्कुल स्टार्टिंग अवस्था है ब्लड प्रेशर की, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो जिसको हम देखेंगे कि अगर साइलेंट हाइपरटेंशन या साइलेंट किलर जो है वो कैसे बनता है, तो हम देखेंगे कि ये जो ब्लड प्रेशर है ये बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होता है।
और जैसे जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं वो उसकी जो बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो हमारी दिनचर्या है वो बाधित होती है। तो जैसे हम देखेंगे कि इसको शुरू शुरू में आपको लगेगा चिड़चिड़ापन, या फिर लगेगा इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा हताश होना, या फिर इसको हम बोलेंगे कि इसको एक अनइजीनेस। तो ये एक स्टार्टिंग सिम्टम है जो ब्लड प्रेशर के होते हैं। ग्रेजुअली जैसे जैसे बीपी बढ़ता है तो इसके और लक्षण आने लगते हैं। जैसे आपने बताया, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, इवन पैरालिसिस अटैक हो सकता है, और इवन गुर्दे भी हमारे फेल हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमें समझना चाहिए। बहुत अहम बात आपने कही। डॉक्टर माथुर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब सिर दर्द की बात आती है तो सीधा उसका कनेक्शन जो है वो हमारे पूरे न्यूरो सिस्टम से जुड़ा हुआ है। हम माइग्रेन के बारे में भी जब हम कहते हैं तो अक्सर जो स्कैनिंग होती है और जो जो पूरी तरह से उसकी जांच परख होती है, उसमें इस हिस्से को बड़ा ध्यान में रखा जाता है। जरा बताएं कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसकी वजह से जो है वो सिर दर्द या इसकी वजह से माइग्रेन या बाकी बीमारियों की ओर हम जाते हैं। क्या ऐसी गलतियां हम करते हैं, क्या हमारे शरीर में ऐसी कमजोरी होती है जिसकी वजह से हमें इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? जी, धन्यवाद। देखिए, हेडेक यानी सर दर्द की जहाँ तक हम बात करें वो सिर्फ एक सिम्टम है। हेडेक के कई कारण होते हैं। कुछ जैसे प्राइमरी हेडेक्स होते हैं, जैसे कि माइग्रेन है, या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है, या सर्वाइकल हेडेक है, या साइनोसाइटिस है। ये प्राइमरी हेडेक सिंड्रोम्स हैं। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कॉजेज भी होते हैं हेडेक के, जैसे कोई किसी को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्रेन में ट्यूमर है, या कुछ इस तरह की कोई ब्रेन रिलेटेड बीमारी है, ब्रेन फीवर है, तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। तो हेडेक सिर्फ एक सिम्टम है। अब जैसे हम प्राइमरी हेडेक्स की बात करें तो जो कॉमनेस्ट तरह का प्राइमरी हेडेक है वो माइग्रेन है, जो 10 में से 7 लोगों को लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे होता ही है। अब हम अगर माइग्रेन की बात करें तो उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत किसे पड़ती है? जैसे महीने में अगर आपको एक बार माइग्रेन का हेडेक हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली आपको कोई रेगुलर ट्रीटमेंट की तो आवश्यकता होती नहीं है। आप ओवर द काउंटर जो भी पेन किलर अवेलेबल है उसको लेके, या कई बार आप जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स करके या नींद लेके भी आप उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगर इस तरह का माइग्रेनस हेडेक्स आपको हो रहे हैं, जैसे हफ्ते में 2 बार या 2 से ज़्यादा बार अगर आपको हेडेक्स हो रहे हैं जो माइग्रेन के प्रकार के हैं, तो उसमें आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्ट्रेस, जैसा आपने बताया कि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हेडेक्स के लिए। खासकर एक तरह का हेडेक होता है जिसे बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक, उसमें स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा योगदान है। ये उतना ही कॉमन है जितना कि माइग्रेन है। इसके ट्रीटमेंट में जो काम आने वाली दवाइयाँ हैं वो थोड़ा सा माइग्रेन से भिन्न होती हैं। अब हेडेक को हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये माइग्रेन या टेंशन टाइप हेडेक है, या कोई इसमें कुछ इस तरह का सिम्टम हो रहा है कि जिसमें स्कैन की या सिटी स्कैन की जरूरत है। कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जैसे कि हेडेक अगर अचानक से हुआ है आपको और बहुत सीवियर है, या जिसे बोलते हैं कि लाइफ का वर्स्ट हेडेक अगर आपको हुआ है, तो उसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना या फिर सिटी स्कैन कराने की जरूरत होती है। हेडेक के साथ कुछ आपको ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम दिख रहे हैं, जैसे आंखों की रोशनी प्रभावित हो रही है, या आपको हाफ बॉडी में नमनेस लग रही है, तो इस तरह के सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि ये प्राइमरी हेडेक ना होकर कोई ब्रेन रिलेटेड बीमारी हो सकती है। उसमें फिर इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन और उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं उसकी जरूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत विस्तार से डॉक्टर माथुर आपने बताया कि आखिर क्या क्या वो स्टेज हैं, क्या क्या वो चरण हैं जहां पर जो सिर दर्द है वो एक सिम्टम बनकर और एक बड़ी बीमारी की ओर ले जाता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये एक गेटवे हो जाता है कई गंभीर बीमारियों का। जाहिर सी बात है, इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है हमारी जीवन शैली पर, हमारे लाइफस्टाइल पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे उठने जागने, हमारे जीवन जीने के तौर तरीके पे और हमारे खान पान के तमाम पद्धतियों पे। और जाहिर सी बात है गुलाटी जी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगी कि ये जो स्थितियां हैं वो हम किस तरह से इन्हें दावत देते हैं और क्या वो भूल है जिन्हें सुधारना आवश्यक है, और कौन कौन सी बहुत छोटे बदलाव करके या चाहे वो एक्सरसाइज के लिहाज से हो, खान पान के लिहाज से हो, या पूरे हम दिनचर्या के लिहाज से देखें, जिनसे हम एक बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, किसी गंभीर बीमारी को आने से रोक सकते हैं।
स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योग बहुत जरूरी है। योग करिए, निरोग रहिए। और जैसे स्ट्रेस, जब आप तनाव बहुत ज्यादा मतलब तनाव है, तो मैं बहुत सिंपल से 2 आसन आप लोगों के आपके दर्शकों को बताऊंगी, जिसको करने से स्ट्रेस हमारा कंट्रोल होता है। माइग्रेन क्यों होता है? जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। तो मेक श्योर अबाउट इट कि आप लोग पानी बहुत पीजिए। हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए। और साथ में अगर आप इस आसन को करेंगे तो भी हमारा स्ट्रेस पूरी तरह कंट्रोल होता है। सिंपल आसन है। अपने चेहरे को अच्छे से स्क्वीज करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए एंड रिलीज। इसको करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। साथ डाइट की बात कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी डाइट मैं चाहूंगी आप लोग सब फॉलो करें। जो लोग बहुत ही ज्यादा तनाव लेते हैं, 5 बजे के बाद ऑयली फूड का सेवन मत करिए। और हमेशा स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, योग करिए। बिल्कुल, तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको किस तरह से बहुत छोटे बदलाव करके भी अपने जीवन में इस सिर दर्द को आप भगा सकते हैं। मानसी, मैं आपके पास दोबारा भी आऊँगा और बाकी पहलुओं पर भी चर्चा करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं जो साफ तौर पे समझना चाहता हूँ डॉक्टर निखिल, वो ये कि क्या ये जो तनाव है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, क्या आप लोग तो बहुत सारे लोगों को रोज देखते हैं, क्या आपको लगता है कि इसे इसे पहचानने में या इसके बारे में जो जागरूकता है उसकी कमी है? और किस तरह के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? मतलब हार्ट पेशेंट्स हम जानते हैं कि आजकल तो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसके, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक हो जाएं स्ट्रेस या बाकी चीज़ों की वजह से, हाई बीपी की वजह से, क्या ये संख्या ज़्यादा दिख रही है? ओपीडी में आप किस तरह के ट्रेंड्स देखते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। एंड आई थिंक जो ज्यादा हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं यंग। सो यंग पेशेंट्स का मतलब जिनकी एज 30 से लेके 40 के बीच में है। और ये जो पेशेंट्स हैं ये हमारे पास आ रहे हैं बहुत ज्यादा तकलीफ में। तकलीफ मतलब कि इनको एक जगह पिन पॉइंट सा पेन होता है। और ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो पेन हो रहा है वो मेरा हार्ट का पेन तो नहीं है। और ये एक्चुअली बहुत जगह दिखा चुके होते हैं, यानी कि ये जो पेशेंट्स हैं ये एक्चुअली डॉक्टर सीकर्स होते हैं। तो देखें हम कि अगर एक्चुअली हम देखें कि कैसे पेशेंट्स हैं जिनसे हम पता चल सके कि ये ब्लड प्रेशर है। तो बहुत ही कॉमन एक सीन है जिसके हम अंदर हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर आपने चेक किया ऑफिस के अंदर और आपने देखा कि बीपी पहली बार थोड़ा ज्यादा आया है, 150/90। और ऐसे पेशेंट को हम तुरंत हाइपरटेंसिव कैटेगराइज नहीं करते। तो जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव होते हैं उनके अंदर फ्रीक्वेंट रीडिंग्स जो हैं वो 150/90 या 140/90 से ज्यादा होनी चाहिए। साथ में हम इनको पहली जो एडवाइस देते हैं वो देते हैं डाइट एंड एक्सरसाइज। तो बेसिकली क्या करना है आपको कि आपकी डाइट जो है वो उसको दिनचर्या को उसको ऐसे, जैसे डॉक्टर इन्होंने बताया योग गुरु ने, कि भी आप उसको 5 बजे के बाद तली हुई चीजें मत खाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक लिमिट के बाहर ये फैटी फूड को अवॉइड करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट्स को बहुत लेना है। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। हमारे जो बीपी है वो हमारा डायरेक्ट हमारे जो फूड के टॉक्सिन्स हैं उससे डिपेंड करता है। तो जो फूड का इंटेक, जो बेसिकली फ्रूट का इंटेक है, वो उसको बढ़ाना है। साथ में बात करूं अगर एक्सरसाइज की, तो डेली आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिसको हम करेंगे तो हम न सिर्फ अपने बॉडी को, अपने माइंड को हल्का रख सकेंगे, बल्कि फिट महसूस करेंगे। फिट महसूस करने से मतलब कि बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो ब्लड प्रेशर के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत अहम बात आपने कही। डॉक्टर माथुर, जब बात आती है कि साहब ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, इस तरह के सिम्टम शरीर दे रहा है, इस तरह के संकेत दे रहा है, फिर आती है बात कि कौन कौन सी वो जांचें हैं जिनको करवा लेना ज़रूरी है। आजकल तो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं अपने सेहत के प्रति, ख़ास तौर पे कोरोना का एक दौर देखने के बाद लोग रेगुलर चेकअप कराते हैं। फिर भी अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की या किसी न्यूरो डिजीज़ की, या जिसकी वजह से आगे जो तकलीफ़ें होती हैं, तो वो कौन ऐसी स्पेसिफिक जांचें हैं जो आम तौर पर आप रेकमेंड करते हैं? जी, देखिए, अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो जैसा कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादा बता पाएंगे। इसमें जो रूटीन टेस्ट होते हैं, ईसीजी
और इकोकार्डियोग्राफी वो रूटीनली कराई जाती है, ताकि आपको हार्ट की क्या हेल्थ स्टेटस है ये थोड़ा सा मालूम पड़े। ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और अगर हम बात करें सर दर्द की, हेडेक की, तो उसमें अगर क्लिनिकल इवैल्यूएशन पे ऐसा लगता है कि भाई ये माइग्रेन या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है, तो आमतौर पर इसमें कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होती नहीं है। कई बार हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो काफ़ी एंग्शियस होते हैं, तो कई बार उनकी एंग्जाइटी को कम करने के लिए हम एक सिंपल सीटी स्कैन का टेस्ट करके उनकी एंग्जाइटी को कम कर देते हैं कि हाँ, आपके कोई ऐसे विशेष समस्या नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल माइग्रेन या स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक है, जो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ मिनिमम मेडिसिन के द्वारा ठीक हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ मिथ्स भी हैं डॉक्टर, और वो ज़रा मिथ मैं डॉक्टर माथुर आपसे समझना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि साहब रबड़ी जलेबी खा लो और जो है उस सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्या ये मिथ है या कुछ है इसके पीछे राज? 100% तो मिथ नहीं है ना। जैसे हम माइग्रेन की बात करें तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि फास्टिंग से कई बार वो ट्रिगर हो जाता है। तो अगर आप काफ़ी प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं तो उससे भी आपको हाइपोग्लाइसीमिक इंड्यूस्ड हेडेक हो सकता है। ऐसे केस में किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन, चाहे वो रबड़ी जलेबी के रूप में हो, वो थोड़ा हेल्प कर सकता है अगर आप काफ़ी टाइम से फास्टिंग कर रहे हैं तो 100% तो मिथ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप माइग्रेन के मरीज़ हैं, तो आप ये याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है। और रबड़ी जलेबी की बात आती है तो आमतौर पे ये सुबह का नाश्ता माना जाता है। कई राज्यों में लोग इसे सुबह के नाश्ते के तौर पर लेते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि हम जब सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है, चूँकि रात भर हमारा भोजन पच चुका होता है, तो अचानक से हमारा पेट एक बार खाली होता है, हमारे शरीर को तमाम तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस वजह से जब लंबे समय तक आप कुछ नहीं खाते हैं, और इस वजह से ये ट्रिगर होता है। और जब आप रबड़ी जलेबी या इस तरह का कोई इंटेक लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा सा आपको उस वक्त सहारा देता है। चलिए, मानसी, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा। ठीक है, हम बहुत स्पेसिफिक होकर तो बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक व्यक्ति की पूरी दिनचर्या की, तो ज़रा बताएं कि किस तरह की दिनचर्या हमें अपनानी चाहिए, ताकि हम न सिर्फ ये सिरदर्द और बाकी चीज़ों से भी दूर रहें, बल्कि हमारा जीवन भी और ज़्यादा बेहतर हो। अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो उठने का समय क्या होना चाहिए, हम पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, और क्या दिन भर की एक्टिविटी में भी हमें समय निकालना चाहिए थोड़ी बहुत वर्कआउट का, और शाम के वक्त हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ज़रा अगर हमारे दर्शकों के लिए आप रोशनी डाल पाएं। सर दर्द की बात अगर हम कर रहे हैं तो सुबह उठना, ऑफकोर्स लाइक मैं तो योग कराती हूँ तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। बट मैं सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि लोग सुबह 5 बजे उठें। अपनी नींद जरूर पूरी करें, क्योंकि अगर नींद आपकी पूरी नहीं है तो भी आपको सर दर्द की समस्या रहती है। जरूर 6-7 घंटे की अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप जरूर लीजिए, और सुबह उठ के सबसे पहले पानी पीजिए। पानी हेल्प करता है आपके टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए। और साथ में बॉडी, हमारा सन और मून का कॉम्बिनेशन होता है। सन टाइम जब सूर्य का समय होता है, स्टिल इट इज ओके, आप थोड़ा ऑयली फूड खा सकते हैं, बट फिर भी कोशिश करिए, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, सन इज देयर, सन कैन एब्सॉर्ब। बट आफ्टर 5 आप कोशिश करिए जंक फूड को अवॉइड करना, ऑयली फूड को अवॉइड करना। पानी बहुत मात्रा में पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी पीजिए। और हो सके, जैसे डॉक्टर निखिल जी भी बोल रहे थे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, हो सके रोज आधा घंटे के लिए योग जरूर करिए। योग करिए, स्वस्थ रहिए। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो वॉकिंग कर सकते हैं। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग रखिए। मेडिटेशन भी करिए। हम लोग तो बहुत सिंपल मेडिटेशन कराते हैं, साउंड मेडिटेशन। ओम चैंट करिए। ओम को भी करने से आपका माइंड और बॉडी पूरी तरह कंट्रोल रहता है। तो हम सबको पता है, जब पृथ्वी का संचार हुआ था, साउंड ही पहले क्रिएट हुआ था। तो ध्वनि भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत अच्छा वाइब्रेशन, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए हमेशा, और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने जो पूरी ज़िंदगी है उसमें खुश रहिए। छोटी-छोटी चीज़ों का तनाव मत लीजिए। हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जीवन है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत से पहलू पर आपको तनाव होगा, लेकिन उसको बहुत वक्त तक साथ लेकर चलेंगे तो वो आपके जीवन पर ही भारी पड़ सकता है। डॉक्टर निखिल, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और वही सवाल कि
अक्सर जो दिल से जुड़ी बीमारियां हैं या हाइपरटेंशन या बाकी चीज़ें, क्योंकि आम तौर पे हम ये मानते हैं कि भारतीय जो हम हैं वो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनसे अपने आप डील कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर बहुत स्पेसिफिक होके मैं जानना चाहूँ विशेष तौर पे, तो अगर आपको कोई तकलीफ भी नहीं है और आप चाहते हैं एश्योर होना कि साहब आपको आपके दिल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है या आपके तंत्र में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो वो कौन कौन सी जांचें होती हैं, किस किस स्टेज पे होती हैं, शुरुआती जांचें कौन सी हैं, एडवांस जांचें कौन हैं, अगर हम बात करें दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर? तो बेसिकली क्या है कि इसको हम देखेंगे कि जैसे आपने बताया स्टेजेस स्टेजेस के अंदर हम ये जांचें करते हैं। तो स्टेज का मतलब कि फर्स्ट स्टेज में जब पेशेंट आता है हमारे पास और हम देखते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे में हम उसको बीपी चेक करने के साथ साथ कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हम उसको एडवाइस करते हैं। तो इनके अंदर हम देखेंगे कि सीबीसी, थायराइड, क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन जो है वो किडनी का टेस्ट है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि जो भी इम्बैलेंस होता है वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से होता है। तो सोडियम पोटेशियम, और फाइनली लिपिड प्रोफाइल। तो ये बेसिक टेस्ट हैं जो किसी भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप ये टेस्ट तो कराइए। साथ में जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि ईसीजी और इको, तो ये भी बहुत बेसिक टेस्ट हैं जो हर ब्लड प्रेशर के पेशेंट को करा लेना चाहिए, जिससे कि पता चले कि उसके बीपी का कोई और कारण या और कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। हम इसको कहते हैं कि ईसीजी हमें कई सारी बीमारियों के बारे में बता सकता है, जिसके साथ में हम उन बीमारियों को अगर ईसीजी द्वारा पकड़ लें तो हम उसका निदान कर सकते हैं। साथ में इको इको जो टेस्ट होता है वो हमें बताता है कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन या फिर हाइपरटेंशन है उसकी वजह से दिल की नसें जो है वो जो मांसपेशी है मोटी तो नहीं हो गई। साथ में हमें बताएगा वो कोआर्क्टेशन के बारे में। सो कोआर्क्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जो ऐसे पेशेंट्स के अंदर सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन हो सकता है। साथ में हम ऐसे पेशेंट्स को हम जो फर्दर टेस्टिंग होती है उसके अंदर हम उसको सोनोग्राफी एडवाइस करते हैं, या फिर इसको मैं बोलूंगा रीनल डॉपलर। सो रीनल डॉपलर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो ऐसे पेशेंट्स को करा लेना चाहिए, जिससे कि पता चले कि जो गुर्दे की नस है उसके अंदर कोई सिकुड़न तो नहीं है। फिर आपने बताया कि एक बार बीपी कंट्रोल हो जाए उसके बाद में क्या टेस्ट करने चाहिए। तो उसके बाद मैं बोलूंगा कि टीएमटी एक टेस्ट है। टीएमटी क्या होता है? टीएमटी में पेशेंट चलता है और उससे हमें पता चलता है कि उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है, उसका जो हार्ट है वो उसकी बीटिंग कैसी है, हार्ट बीट कितनी फास्ट तक चल सकती है, वो पेशेंट की फिजिकल कैपेसिटी बताता है। तो टीएमटी भी अगर नॉर्मल है तो ऐसे पेशेंट्स को जो बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं उनको हम एक सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी का टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी सबके लिए नहीं है। मैं बोलूंगा कि ये उन पेशेंट्स के लिए है जो 30 से 50 या 65 की एज तक हैं और जिनको एटिपिकल सिम्टम है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कार्डियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये हार्ट की वजह से है या नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टेस्ट। बहुत अहम बात की। और आखिरी सवाल मैं डॉक्टर माथुर आपसे लूँगा। जब बात आती है हमारे शरीर की नसों की, तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है, और ये कोरोना के बाद ये शिकायत ज़्यादा बढ़ी है कि एक नमनेस उनके शरीर में रहती है, लेकिन वो कई सारी जांचें या ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें किसी तरह की दिक्कत नज़र नहीं आती है। सामान्य विटामिन्स की कमी ही आमतौर पर नज़र आती है, जिसको वो सप्लीमेंट्स के ज़रिए उसको भी बेहतर तरीके से उससे निजात पा लेते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो पैर है और उसकी जो काफ मसल है वो उसे एक सेकंड हार्ट कहा जाता है, दूसरा हृदय कहा जाता है पैर की जो काफ मसल की नसें होती हैं। तो बताएं आखिर वो कितनी इंपॉर्टेंट, क्या वहां पर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी या नमनेस जो है वो गंभीर बीमारी की ओर इशारा करती है? जी, जैसे हेडेक एक सिम्टम है किसी भी ब्रेन रिलेटेड बीमारी का, वैसे ही नमनेस भी सिर्फ एक सिम्टम है। नमनेस एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है। अब नमनेस के जैसे आपने बताया कि कुछ न्यूट्रिशनल कारण भी होते हैं, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। इसके अलावा कुछ स्पाइन रिलेटेड कारण होते हैं। कई बार जैसे किसी को कुछ पहले स्ट्रोक रहा हो तो उसको भी नमनेस लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें कई बार नर्व्स कमजोर हो जाती है और उनको भी नमनेस पैरों में और कई बार पैर के साथ साथ हाथों में भी डेवलप होती है। तो
इस प्रकार से नमनेस के कई कारण हैं। अब आपको पहले तो ये इवेलुएट करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में नमनेस का कारण क्या है। अगर वो न्यूट्रिशनल है, विटामिन B12 की कमी से है, तो आपको उसको सप्लीमेंट करना है। अगर वो कोई न्यूरोपैथी जैसी बीमारी की वजह से है, तो आपको उसके लिए पर्टिकुलर मेडिसिन और जो भी प्राइमरी डिजीज है उसका जो ट्रीटमेंट है वो एडवाइस करना है। अगर कोई ब्रेन स्ट्रोक या इस तरह की बीमारी का वो कॉन्सिक्वेंस है, तो उसके लिए भी कुछ मेडिकेशंस और कुछ ट्रीटमेंट होता है, वो आपको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट एडवाइस करना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर माथुर, डॉक्टर निखिल, और इसके साथ ही मानसी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी चर्चा रही और उम्मीद यही मैं करता हूं कि हमने लगभग हर पहलू को छुआ है, हर तरह से रोशनी डाली है, लोगों को जागरूक किया। और कोशिश यही थी कि कई बार जैसा डॉक्टर कह रहे हैं, ये सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स इस वजह से भी हैं कि ये एक इशारा करते हैं, शरीर जो संकेत देता है, तो उस तरह के संकेतों को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। तो सामान्य सिरदर्द जब लगातार हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप उसकी जांच कराएं, उसमें बेहतर तरीके से अपने शरीर को एग्जामिन कराएं और जो भी तीमारदारी है, जो भी उसका इलाज है, जो भी उपाय है, उसको लागू करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।